बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियरेस्ट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसको विद पैशन करेंगे और आप लोगों से माजरत, मेरे कुछ ऐसी बिजीनेस थी कि मैं जो है वो यानी कुछ दिनों तक जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सका, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम विद पैशन और कंटिन्यूली जो है वो हम इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, आपको पता है कि जो सीपीसी है उसका एक जो है वो सेक्शन पोर्शन है और उसका दूसरा जो है वो आर्डर पोर्शन है। ठीक है, तो हम लोग आर्डर पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप में से जो लोग हैं उनका एलएलबी के दौरान भी सेक्शन पोर्शन पे ज़्यादा फोकस था, उस पे उनके पास आउटलाइंस भी हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वो अगर मसलन मटेरियल भी उस पे अवेलेबल है, लेकिन जो ऑर्डर पोर्शन है इस पे आप लोगों की ग्रिप नहीं है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं आप लोगों को जो है वो ऑर्डर पोर्शन जो है वो पहले स्टार्ट करवाऊँ। अच्छा डियरेस्ट फ्रेंड्स, हम लोग जो सीपीसी का सेक्शन पोर्शन है उस पे ऑलरेडी हम लोग जो है वो मटेरियल जो है उसके ऊपर सेक्शन पोर्शन और जो ऑर्डर कुछ ऑर्डर्स हैं उस पे ऑलरेडी जो है वो मेरे लेक्चर्स जो हैं और जो आउटलाइंस हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, गूगल ड्राइव पे मौजूद हैं और आपके पास उसका लिंक भी है। अगर किसी के पास लिंक नहीं तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो एक लेक्चर है, एक वीडियो है गेट एवरीथिंग इन 5 मिनट्स। आप प्लीज़ उसको जब देखेंगे तो आपको वो जो ऑलरेडी हम सीपीसी के ऊपर जो काम हम कर चुके हैं वो आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, हाउएवर हम लोग जो है वो ऑर्डर पोर्शन को जो है हम थारोली जो है वो देखेंगे और हम लोग जो है इसको जो है वो आगे लेके चलेंगे। तो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इस लेक्चर में होपफुली इस लेक्चर में या आगे एक और लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले जो आर्डर पोर्शन है उसकी आपको एक स्कीम समझाऊंगा। ठीक है, अगर मैं आपको स्कीम समझाने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि अगर एक एक्ट की स्कीम समझ आ जाए तो चाहे वो एक्ट जितना मर्जी लेंथी हो, चाहे उसका 1000 सेक्शन हो, वो सेक्शन जो है वो आपको जो है वो क्या हो जाते हैं, अजबर हो जाते हैं, फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं और वो एक स्कीम के तहत आपको जो है वो याद हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर का भी हमारा यही मोटिव है कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये है कि जी ऑर्डर पोर्शन और रूल जो है वो याद नहीं रहते। तो इस जो हमारा आज का लेक्चर है उसका एम ये है कि आपको उसकी जो है वो एक स्कीम समझाई जाए और वो स्कीम भी मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपके ज़हन में जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि अदालत में एक दावा कैसे दायर होता है, कार्रवाई कैसे होती है, मैं उसको लेके चलूंगा और जो मैं बताना चाहता हूँ उसको मैं जो है वो कवर कर लूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि जी आपने जो है वो आपके पास एक साइल आया है आपके पास, तो दावा लेके आया, कोई भी दावा है, वो फैमिली है, वो जो है वो सिविल सूट है, वो आपके पास लेके आया है। तो सबसे पहले आपके ज़हन में क्या चीज़ आएगी कि अगर आपने उस दावे को अगर आपने दायर करना है तो सबसे पहले आपके ज़हन में जो बात आएगी वो क्या हो सकती है कि मैंने जो है वो प्लेंट को क्या करना है, ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट ए प्लेंट। ठीक है,
ठीक है। ये आपके जहन में जो है ये क्वेश्चन अराइज होगा कि मैंने सबसे पहले एक प्लेट जो है उसको क्या करना है, ड्राफ्ट करना है। अच्छा, प्लेट जब आप ड्राफ्ट करने लगेंगे, जब आप प्लेन ड्राफ्ट करने लगेंगे तो उस वक्त आपके ज़हन में सबसे पहला ड्राफ्ट करने से पहले, लिखने से पहले आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैंने जो है, मैंने क्लेम क्या करना है, मैंने यानी मैंने अपने दावे के थ्रू जो है वो जो मैंने प्लेन ड्राफ्ट करनी है उसमें मैंने कौन कौन सी जो इस्तदा है वो कोर्ट के साथ करनी है कि मेरा एक जो मेरे जो साइल की क्लाइंट की जो ग्रीवेंस है वो क्या हो जाए, वो पूरी तरह से जो है वो रिड्रेसल हो जाए। अच्छा, आपने क्लेम सोच लिया, फिर आपके जहन में एक और क्वेश्चन भी आएगा कि मैं प्लेन तो ड्राफ्ट करने लगा हूँ और मैंने ये रिलीफ क्लेम करने हैं, तो मैंने फ्री किस किस को बनाना है। तो आपके जहन में ये आएगा कि मैंने जो है वो फ्रीक फ्रीक जो है वो मैंने फ्री किस किस को बनाना है, एक प्लेंट को। तो आपने प्लेंटिव डिफेंडेंट का भी डिसाइड कर लिया, आपने ये भी कर लिया कि मैंने जो है वो क्या कहते हैं, मैंने जो है वो क्लेम क्या करना है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है कि प्लेन ड्राफ्ट करने से पहले आपके ज़हन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि ये क्या मैंने ये दावा जो है वो क्या मेरा साइल खुद प्रेजेंट करेगा जो मेरी प्लेंट है, या वकील साहब प्रेजेंट करेंगे, या वो क्या कहते हैं जो अ, जो प्लेंटिव है वो तो बाहर के मुल्क है, तो क्या उसका स्पेशल अटॉर्नी जो रिकॉग्नाइज एजेंट है तो वो इसको जो है वो प्रेजेंट करेगा। तो वो प्लेट में ड्राफ्ट करते वक्त ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी कि कौन उस प्लेट को प्रेजेंट करने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हु विल प्रेजेंट दी प्लेट, प्लेट, ठीक है। और वो मैंने बताया क्या, पार्टी इटसेल्फ भी हो सकती है, सेल्फ भी हो सकता है, और उसके बाद जो है वो जो है उसका स्पेशल अटॉर्नी या उसको रिकॉग्नाइज एजेंट भी बोलते हैं वो भी हो सकते हैं, और फिर वकील साहब जो है वो भी उसमें जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया जी, आपने प्लेंट क्या की, उसको ड्राफ्ट कर लिया। अच्छा, प्लेंट को ड्राफ्ट कर लिया, तो अब अगला स्टेप क्या होगा, प्लेंट ड्राफ्ट करने के बाद अब आ जाएगी उसको इंस्टीट्यूट किया जाए, प्रेजेंट द प्लेंट, प्लेंट या इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, कि वो प्लेंट प्रेजेंट कर दी और सूट को क्या किया हमने, इंस्टीट्यूट कर दिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके जहन में जो है वो जो नेक्स्ट बात आ सकती है वो ये है कि दावा दायर हो गया, अब कोर्ट क्या करेगी, अब कोर्ट ने दूसरी पार्टी को क्या करना है, समनिंग, समनिंग ऑफ द डिफेंडेंट। तो जो दूसरी पार्टी है उसको कोर्ट क्या करेगी, तलब करेगी। अच्छा, अगर तो डिफेंडेंट आ गया तो फिर वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, एक एक रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट करेगा, ठीक है, ड्राफ्ट रिटर्न स्टेटमेंट, और फिर उसको क्या करेगा, एंड प्रेजेंट द सेम, यानी वो एक वो प्लेंट को जो है वो प्रेजेंट करेगा और उसके बाद क्या करेगा जो है वो उसको। अच्छा, देखिए, डिफेंडेंट को समन किया गया, अगर वो आ गया तो वो क्या करेगा, वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाएगा, और अगर नहीं आएगा तो उसके अगेंस्ट क्या आ जाएगी, एक्स पार्टी हो जाएगी। क्यों भाई, समझ आ गई, यही कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है ना। तो हमने ये कहा जी कि सबसे पहले डिसाइड किया कि किस को फ्रीक बनाना है, कौन प्लेंटिफ होगा, कौन डिफेंडेंट होगा, फिर ये डिसाइड किया
कि दावे के थ्रू क्या मांगना है, फिर ये देखा है कि किसके थ्रू दावा जो है वो प्रेजेंट करना है। उसके बाद हमने दावे को लिखा, फिर हमने क्या किया, दावे को पेश किया। उसके बाद अदालत ने क्या किया कि मुद्दाले को तलब कर लिया। उसके बाद क्या होया कि वो रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, या रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आई तो फिर क्या होगा, एक्स पार्टी हो गया। ठीक है। अच्छा, वो भी आ गया, डिफेंडेंट भी आ गया, और उसके बाद जो है वो क्या हुआ, रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गई। तो उसके बाद अब क्या होगा जी, अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होंगे, हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होंगे। अच्छा, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पहले क्या करेगी कोर्ट, कि कोर्ट सबसे पहले केस को समझेगी कोर्ट के बात की तय तक जाएगी कि पार्टीज के दरमियान में असल इश्यूज क्या है। तो उससे पहले कोर्ट क्या करेगी, असरटेनमेंट ऑफ फैक्ट्स। कोर्ट क्या करेगी, फैक्ट्स को क्या करेगी, असरटेन करेगी। ये देखेगी कि आया पार्टीज के दरमियान इश्यूज भी हैं या नो इशू, या कोई इशू नहीं है। कोर्ट ये भी देखेगी कि अच्छा, अब ये जो असरटेनमेंट ऑफ फैक्ट्स कोर्ट ने करना है, ये कोर्ट ने किस तरह करना है। सबसे पहले तो कोर्ट जो पार्टीज अदालत में खड़ी हैं, कोर्ट उनको एग्जामिन कर सकती है, उनसे पूछ सकती है कोई बात, हाँ भी कब्जा किसके पास है, किसके पास नहीं है। ठीक है। तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये एग्जामिन द पार्टीज। तो कोर्ट पार्टीज को क्या कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा ना फैक्ट्स को असरटेन करने के लिए कोर्ट के पास एक और भी है। तो ये जैसे आपने देखा ना, क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं कि जी आप यस नो में जवाब दें, आपकी इनपुट ली जाती है। ठीक है। तो इसी तरह सीपीसी में अगरचे वो प्रैक्टिस में नहीं है, तो क्वेश्चनर लोगों को दिए जाते हैं कि भाई इन क्वेश्चंस का आप जवाब दो। मतलब कोर्ट को लगता है ना ये पार्टी ने अपनी प्लीडिंग में गोलमोल बात की है, तो कोर्ट उस पार्टी को क्या करती है, क्वेश्चनर देती है कि भाई ये सवाल है, इनका जवाब दो। क्यों? क्योंकि कोर्ट इशू फ्रेम करने से पहले क्या करना चाह रही है, फैक्ट्स को असरटेन करना चाह रही है। इसको कहते हैं इंटेरोगेटरीज। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चनर जो होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है जी, अब पार्टीज को भी एग्जामिन कर लिया, असरटेनमेंट ऑफ फैक्ट हो गया, इंटेरोगेटरीज भी आ गई। अच्छा, फिर कोर्ट ने प्लीडिंग्स में देखना है कि किसी पार्टी ने जो है वो क्या कहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट जो है किसी फैक्ट को एडमिट किया है किसी प्लीडिंग के थ्रू किसी फरीक ने। तो जो एडमिशंस होंगी ऑन द पार्ट ऑफ सम पार्टीज, कोर्ट उसकी बुनियाद पे भी देखेगी कि आया इन पार्टीज में कोई इश्यूज है या नहीं है। ठीक है। फिर इसके अलावा क्या करेगी कोर्ट जो है, एक होगा प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये अब वो चीजें हैं जिनके थ्रू कोर्ट क्या करेगी, असरटेनमेंट ऑफ फैक्ट्स करेगी, और असरटेनमेंट ऑफ फैक्ट्स करेगी, और उसकी बुनियाद पे कोर्ट क्या करेगी कि इस बात पे पहुंचेगी कि फ्री कैंस के दरमियान इश्यूज क्या हैं। इशू ऑफ लॉ, मैटर ऑफ लॉ पे है या मैटर ऑफ फैक्ट पे है, या ये भी हो सकता है कि नो इशू, कोर्ट कहेगी नो इशू। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अच्छा अगर नो इशू तो फिर तो डिसाइड द केस, डिस्पोज ऑफ द केस। इशू ही नहीं है पार्टी के तरफ, तो कोर्ट फिर उस पर अपना कोई वर्डिक्ट दे के तो उसको जो है वो केस को क्या करेगी, डिसाइड कर दे। अच्छा, लेकिन अगर पार्टीज के दरमियान इशू हुआ तो अब क्या होगा, अब हमें पता है कि एविडेंस आएगा। क्या आएगा, एविडेंस आएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो अब जो एविडेंस आएगा उसमें हमें पता है कि यहाँ पार्टी के अपने विटनेसेस होंगे। ठीक है। या वो विटनेसेस को क्या किया जाएगा, तलब किया जाएगा। यानी सबसे पहले ओरल एविडेंस आ गया। ठीक है, नहीं, समनिंग ऑफ विटनेसेस आ गया।
या इस तरह करने लिखे प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, कि एविडेंस को क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस, वो किस तरह से एविडेंस जो है वो कोर्ट में क्या किया जाएगा, वो पेश किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर वो एविडेंस जो है वो नहीं आता तो फिर दावा क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा, डिसमिसल फॉर नॉन नॉन प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है फर्ज करें किसी पार्टी ने एविडेंस कोर्ट में क्या किया, पेश कर दिया, तो अब क्या करेगी कोर्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। अब एविडेंस क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, ये तो था ना वो जो ओरल एविडेंस है, यानी पार्टीज खुद आके कोर्ट में डायरेक्ट एविडेंस है, खुद आके कह रही हैं। एक और एविडेंस देने का तरीका है, वो क्या है, वो है एफिडेविट। ठीक है, तो ये हो गया कि कोर्ट में जो है वो एविडेंस। तो बच्चों, हमने अभी तक क्या देखा, प्लेन लिखी, उसके बाद क्या किया कि प्लेन को प्रेजेंट किया, डिफेंडेंट आया, डिफेंडेंट ने आके जो है वो रिटन स्टेटमेंट सबमिट की, उसके बाद या उसके खिलाफ एक्स पार्टी हो गया। उसके बाद कोर्ट ने क्या किया, इशू से पहले असरटेनमेंट ऑफ फैक्ट्स किया, पार्टीज को एग्जामिन किया, इंटेरोगेटरीज आई, एडमिशन को देखा, फिर कोर्ट ने पार्टीज ने जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए उनको देखा। उसके बाद कोर्ट ने क्या किया, इश्यूज फ्रेम किए, अगर इशू नहीं थे तो केस को क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया। और उसके बाद अगर इश्यूज थे तो पार्टीज को एविडेंस का कह दिया, और एविडेंस जो है एविडेंस में वो एविडेंस पेश कैसे किया जाएगा, और अगर एविडेंस नहीं आता तो क्या होगा, उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद थ्रू एफिडेविट जो है वो एविडेंस, फर्ज करें एविडेंस आ गया, तो अब कोर्ट क्या करेगी, वो जजमेंट एंड डिक्री जारी कर देगी अपनी। ठीक है, और अगर जजमेंट एंड डिक्री जारी होगी तो उससे अगला जो स्टेज होगी वो क्या होगी, वो एग्जीक्यूशन होगी। तो ये वो चीज थी जो आपके माइंड में थी, जो मैंने कुछ कुछ इसमें जो है वो ऐड किया है। अब आपको मैं जो सरप्राइज देने जा रहा हूँ वो ये है कि बच्चों, यही सीपीसी है। मैंने आपको सीपीसी करवा दी, आपको उसका एक कॉन्सेप्ट दे दिया। देखें कैसे, ये हु इज टू बी सूड या हु कैन, अच्छा जी, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ऑर्डर वन है, ये ऑर्डर वन है। ठीक है, और इसका प्रीसाइज जो है वो क्या होगा, पार्टीज टू सूट, यानी उसका जो टाइटल है वो ये है। ठीक है, उसके बाद जो व्हाट इज टू बी क्लेम, ये है ऑर्डर टू, और इसका है फ्रेमिंग ऑफ सूट, कि उसमें क्या क्लेम करना है, क्या क्लेम जो है वो नहीं करना। उसके बाद ये है कि प्लेट कौन प्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो है ऑर्डर थ्री, और जो ऑर्डर थ्री है उसका जो वो है वो यानी टाइटल जो है वो है, अच्छा, ऑर्डर थ्री का वो है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लेडर्स। ठीक है, ये है। अच्छा, उसके बाद जो प्लेंट को ड्राफ्ट किया जाता है वो पता है, हमें पता है, वो है ऑर्डर सिक्स। ठीक है, और इसके साथ ऑर्डर सेवन। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि जो प्लेंट को प्रेजेंट करना है वो है ऑर्डर फोर, ऑर्डर फोर। ठीक है, उसके बाद जो उसकी तलबी होगी वो है ऑर्डर फाइव। सही है। अच्छा, ऑर्डर फोर जो है इसका जो वो टाइटल है वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सोर्स। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्डर सिक्स है, सॉरी, समनिंग वाला है, उसका है जो इशू एंड सर्विस ऑफ समन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो मसला हमें पता है, जो वो जो ड्राफ्ट होगी अ, वो है ऑर्डर सिक्स, जनरल रूल ऑफ प्लीडिंग एंड ऑर्डर एट, ये हमें पता है।
ये है। अच्छा, अगर वो नहीं आता तो एक्स पार्टी हो जाएगी। बेसिकली ये है ऑर्डर 9, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर 9 है, इसका जो टाइटल है, टाइटल वो है appearance of parties and consequences of non appearance। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो जो है वो अगर वो आ गया और कोर्ट ने रिटन स्टेटमेंट भी ले लिया, तो अब कोर्ट क्या करेगी? इश्यूज फ्रेम करने से पहले फैक्ट्स को क्या करेगी? एग्जामिन करेगी। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? पार्टीज को एग्जामिन किया जाएगा। ये है ऑर्डर 10, और इसका जो टाइटल है वो है एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इंटेरोगेटरीज है, इसका है ऑर्डर ऑर्डर 11, ठीक है। और इसका जो है वो आ जाएगा डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। ये, अच्छा, उसके बाद जो वो है एडमिशंस, वो है ऑर्डर 12, और इसका है एडमिशन, ठीक है, एडमिशन। उसके बाद जो प्रोडक्शन, इसका ये है ऑर्डर 13, और इसका जो टाइटल है वो है प्रोडक्शन इम्पाउंडिंग, ठीक है, एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, रिटर्न ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। तो ये है ऑर्डर 14, ठीक है। और इसका जो टाइटल है वो है सेटलमेंट ऑफ इशू। वैसे तो लंबा सारा है, लेकिन मैंने इतना ही जो है वो लिखा है। अच्छा, अगर नो इशू, तो एट द फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग कोर्ट क्या करेगी? केस को जो है वो तो ये है ऑर्डर 15, ठीक है। और इसका जो है वो जो है वो टाइटल है वो है समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, ये। अच्छा, उसके बाद एविडेंस में सबसे पहले एविडेंस जो कॉल करना है वो है ऑर्डर 16, ठीक है। और इसका जो टाइटल है ऑर्डर 16 का वो है जो है वो सॉरी डिस्पोजल ऑफ जो है वो सॉरी, मैं कुछ गलत लिख गया, ये था इसका, ठीक है। और जो फर्स्ट डेट पे अगर नहीं है तो केस को डिसाइड कर देना है। तो इसका जो वो है जो है वो है डिस्पोजल ऑफ द सूट, डिस्पोजल ऑफ द सूट एट फर्स्ट हियरिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ये है कि अगर कोर्ट ने एविडेंस तलब किया, एविडेंस आया नहीं, जिसको हम 17(3) में कहते हैं खारिज हो गया, तो ये बेसिकली ऑर्डर 17, और इसका बेसिकली जो है वो है एडजर्नमेंट्स एडजर्नमेंट्स। अच्छा, मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि मैं आपको स्कीम समझा पाऊँ, अदरवाइज एक ऑर्डर में बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो अब फर्ज करें एविडेंस आ गया ऑर्डर 16 के तहत, तो अब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किसके थ्रू होगी? ये है ऑर्डर 18, ठीक है। और इसका जो टाइटल है वो है hearing of the suit and examination of witnesses,
ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो एफिडेविट्स हैं, ये है ऑर्डर ऑर्डर 19, और इसका जो टाइटल है वो है एफिडेविट। ठीक है, उसके बाद जो है वो जजमेंट एंड डिग्री। ठीक है, तो जजमेंट एंड डिग्री जो है वो उसका है जी ऑर्डर 20, और इसका टाइटल है यही जजमेंट एंड डिग्री। और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है इसका है ऑर्डर 21, और ये है इसका टाइटल है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज एंड ऑर्डर्स। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, तो देखा आपने, ऐसे उसने ऑर्डर नहीं लिखे, उसने एक स्कीम के तहत सब कुछ लिखा है, और आपके ज़हन में भी वही स्कीम थी। सिंपल मैंने उनको एक लीगल जो उनकी टर्म थी उसका नाम दिया है, और आप देख लें कि ऑलमोस्ट वही उसने जैसे जैसे एक दावा चलता है वैसे वैसे ही जो है वो ऑर्डर पोर्शन है। तो बच्चों, अगर आप एक्ट को पढ़ते हुए उसका इंडेक्स बनाते चले जाओगे तो बिलीव मी आपको वो ऑर्डर पोर्शन जो है वो याद होता चले जाएगा। अब मैंने यकीन जाने कि अभी मुझे जो है मैंने आप लोगों को बताते हुए मुझे ये मेमोराइज हुआ है कि ऑर्डर 1 में जो है वो ये है कि कौन प्लेंटिव कौन डिफेंडेंट होगा। ऑर्डर 2 में है कि क्या क्लेम करना है और क्या क्लेम नहीं करना। ऑर्डर 3 है कि कौन क्लेम करेगा। ऑर्डर 4 ये है कि वो जो है वो दावा जो है वो इंस्टीट्यूट कैसे होगा, थ्रू प्लेंट होगा। ऑर्डर 5 समनिंग के बारे में है। ऑर्डर 6 एंड 7 अबाउट ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट है। ऑर्डर 8 रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में है। ऑर्डर 9 अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के बारे में है। ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के बारे में है। ऑर्डर 11 डिस्कवरीज। ऑर्डर 12 जो है वो एडमिशन। ऑर्डर 13 जो है वो प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। ऑर्डर 14 जो है वो इंस्टीट्यूशन framing of issue. Order 15 decision of the case at the first area. Order 16 production of evidence. Order 17 जो है वो adjournments के बारे में। Order 18 जो है वो recording of evidence के बारे में। Order 19 जो है वो 19 ऑर्डर 20 जजमेंट एंड डिक्री के बारे में, और ऑर्डर 21 जो है वो एग्जीक्यूशन के बारे में है। तो बच्चों, कुछ भी नहीं है सीपीसी में। इस तरह आपको ये स्कीम समझ आई है और आपको मेमोराइज हो गया है। आप देखें कि जब मैं आपको एक दो ऑर्डर पढ़ाऊंगा तो बाकी आप खुद पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको जो है उनकी क्या है वो जो है वो समझ आनी जो है वो शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बाकी सीपीसी की। ठीक है, जो इनके अलावा है, जो इनके अलावा है। ठीक है, अच्छा, ये वो जो स्कीम है वो हम जैसे जैसे करते जाएंगे वो जो है वो क्या होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। एक्चुअली पता क्या बात है, असल चीज यही थी जो मैंने आपको करवा दी, ये जो मैंने आपको करवा दी। अदरवाइज मैं आपको एक बात बताऊं, आप सबसे पहले सीपीसी में आए तो जो सीपीसी का सेक्शन पोर्शन है ना उसको आप देखें तो उसका पहला पार्ट है प्रीलिमिनरी, और उसके बाद है पार्ट 1 सूट इन जर्नल। सूट इन जर्नल, तो बेसिकली मैंने जो आपको चीज पढ़ाई है ना बच्चों, वो सूट इन जर्नल है। वो एक जर्नल सूट से है। अदरवाइज आप पार्ट 2 पे चले, वो है एग्जीक्यूशन। चले, ये भी हो गया। उसके बाद जो वो क्या कहते हैं, पार्ट 2 के बाद आप आए पार्ट 3 पे। वो है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग क्या है, तो वो कोर्ट जो है वो कमीशन वगैरह जो अपॉइंट करता है। अब ये जो जहां से हमने छोड़ा है ना जी, ऑर्डर 21 तक पढ़ा है ना, तो बीच में वो 22-23 ऑर्डर जो है वो आपको बताऊंगा क्या है। अदरवाइज ये पार्ट 3 के साथ आप जोड़ें, ये ऑर्डर 26 उसको कहते हैं इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। क्या कहते हैं, जो कमीशन अपॉइंट करता है कोर्ट उसको इंसिडेंटल प्रोसीडिंग कहते हैं। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि जी कमीशन के बारे में लिखें, वो तो आप लिख लेंगे, लेकिन अगर वो कह दे कि इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं तो आपने कंफ्यूज हो जाना है। मुझे 2015 में यही क्वेश्चन आया था, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग और सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं।
चूंकि मैंने इंडेक्स पे ग्रिप रखी हुई थी, मुझे इस पार्ट का नाम आता था, तो मैं समझ गया कि ये उसने कमीशन का पूछा है। बल्कि बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो बाद में बड़ा पछताए कि काश हमें पता होता कि जो कमीशन अपॉइंट होता है वही इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो ये वो चीज़ है जो मैं आपसे कहता हूँ कि इंडेक्स के ऊपर आपकी जो है वो ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट 4 है सूट्स इन पार्टिकुलर्स, मसलन गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट। तो अगर इधर सेक्शन 79 है तो उधर से मेरा ख्याल है ऑर्डर 27 है शायद जो गवर्नमेंट से डील करता है। इसी तरह ये स्पेशल सूट है, सूट बाय एलियंस हो गया, ठीक है, इंटरप्लेडर हो गया। अच्छा, उसके बाद पार्ट 4 देखें स्पेशल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, स्पेशल प्रोसीडिंग। और इसके अलावा सूट रिलेटिंग टू पब्लिक मैटर्स आ गया। अब ये आ गया सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। अब ये जो सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स है ये क्या है कि वो जो ऑर्डर है आपका 37, 38, सॉरी 38, 39 और 40, वो सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग से जो है वो क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे अगली स्टेज शुरू हो जाती है अपील के बारे में और वो रिव्यू और वीएन वगैरह के बारे में। तो इंशाल्लाह हम इसको भी हम लोग जो है वो देखेंगे। लेकिन आज हमने जो मेन जो सीपीसी थी उसका जो ऑर्डर पोर्शन था हमने उसको देखा और हमने कोशिश की कि हम उस स्कीम को जो है वो क्लियर कर सकें, उसको जो है वो समझ सकें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा और सदका जारिया है, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए जो हैं वो एक एप्रिसिएशन होते हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूं और करूं और करूं। थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।